बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज अपलोड करते हैं केपी के 5th क्लास जनरल साइंस की एमसीक्यूज के तमाम चैप्टर्स एक ही वीडियो में। काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे, इसमें मैं सिर्फ एमसीक्यूज को हल करने वाला हूं। इसके अलावा साइंस के एमसीक्यूज पर मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखो कि ये टेक्स्ट बुक केपी के बोर्ड का है, जो कि हर प्रोविंस के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। स्पेशली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग ईटा टेस्ट एंड इवन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये जितनी भी एमसीक्यूज मैं अपलोड करने वाला हूं या कर चुका हूं, ये सारे एमसीक्यूज कंसिस्टेंटली हर टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। खास तौर पर ईटा के टेस्ट में ये सारे एमसीक्यूज कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। इसका ये फायदा होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को आती रहेंगी। यहाँ पर इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 1 है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की ग्रुप बंदी। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, टेक द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त जवाब पर निशान लगाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुट ऑफ एन एक्वेटिक बर्ड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि पानी में रहने वाले परिंदे के पैर या पांव इनमें से कौन सी होगी। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये बतख के पांव है। बतख एक आबी परिंदा है। बतख के पैर जाल की तरह होते हैं और ये वो तैरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द कैट बिलोंग्स टू विच ग्रुप। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में आप सब दोस्तों को जानवरों की मुख्तलिफ ग्रुप्स दी गई है। इसमें कहते हैं कि बिल्ली का ताल्लुक जानवरों की किस ग्रुप से है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ममालिया यानी मैमल्स। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ममालिया ये वो जानवर होते हैं जो दूध देते हैं। इनके जिस्म पर काल या बाल होते हैं। ये वो जानवर होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। बाकी आपने हर एक ग्रुप को डिटेल्स के साथ स्टडी करना है ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 है, अ फिश रिस्पायर्स थ्रू विच ऑर्गन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मछलियां किस ऑर्गन की मदद से सांस लेती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गिल्स, यानी मछलियां गिल्स की मदद से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नंबर ऑफ कोटिलेडन्स इन ग्राम सीड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि चने की सीड में कोटिलेडन्स की तादाद कितनी होती है। इसकी सीड में कोटिलेडन्स की तादाद 2 होती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ दीज विच ग्रुप इज फाउंड ओनली इन ओशन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रुप सिर्फ समंदर में रहता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इकाइनोडर्म्स। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि इकाइनोडर्म्स सिर्फ समंदर में पाए जाते हैं। इनका कोई सर और बैकबोन नहीं होता है। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 2 है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खुर्दबीनी जानदार। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, टेक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब पर निशान लगाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मशरूम्स का ताल्लुक खुर्दबीनी जानदारों की किस ग्रुप से है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फंजाई। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, वो तमाम छोटे जानदार जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, ऐसी जानदारों को कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कॉज ऑफ पोलियो डिजीज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि पोलियो की बीमारी किस वजह से लाहक होती है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी वायरस। पोलियो की बीमारी ही वायरस की वजह से लाहक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पेनिसिलियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि पेनिसिलियम ये किस ग्रुप का मिसाल है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फंजाई, यानी पेनिसिलियम का ताल्लुक फंजाई की ग्रुप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द फूड इज कंटेमिनेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन द एनवायरनमेंट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हमारा जो खाना है वो किस वजह से खराब हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें कहते हैं कि खाना खराब होने की वजह माहौल में खुर्दबीनी जानदार है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, तो इनकी वजह से खाना खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एंट, यानी एंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जबकि एंट को हम देख सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 3 है फ्लावर्स एंड सीड्स, फूल और बीज। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब पर निशानी दुरुस्त लगाए या दुरुस्त जवाब पर निशान लगाए। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, द गिवन फिगर इज ऑफ अ डाइकोट सीड, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि दी हुई शक्ल, यानी ये डाइकोट सीड की है, इसके बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोटिलेडन स्टोर्स फूड फॉर द एम्ब्रियो, यानी ये एम्ब्रियो के लिए खुराक जमा करता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एंड द गिवन पिक्चर ऑफ अ फ्लावर विच आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि दी गई फूल की शक्ल में फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी बी, सी और डी। फूल का जो मादा हिस्सा होता है वो कार्पर कहलाता है। फूल के मादा तौलीदी हिस्सों की तादाद 3 है और इनके नाम ये है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये हमारे साथ कार्पर है और इसमें ये सिरा जो है इसको कहा जाता है स्टिग्मा, इसको कहा जाता है स्टाइल और लास्ट में इस हिस्से को कहा जाता है ओवरी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि फूल का जो नर हिस्सा होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, वो कहलाता है स्टेमन। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है स्टेमन और इसकी इस हिस्से को कहा जाता है एंथर। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द ग्राम सीड इज कवर्ड बाय विच स्ट्रक्चर। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि चने का सीड किससे ढका होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सीड कोट, यानी ये सीड की छिलके से ढका होता है, ये बहुत सख्त होता है, इसको टेस्टा भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि सीड के उगने के लिए किन शराइत का होना जरूरी या लाजमी है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एयर, वाटर, लाइट, यानी सीड के उगने के लिए हवा, पानी और रोशनी का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, Which type of pollination is must for papaya। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी पॉलिनेशन पपीता के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पपीता के लिए क्रॉस पॉलिनेशन इंतहाई जरूरी है। पपाया को उर्दू में
पपीता कहते हैं। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम इसको तरबूज कहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। यहाँ पर इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 4 है माहौलियाती आलूदगी यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पॉल्यूशन की डेफिनेशन कर लेते हैं, यानी पॉल्यूशन किसे कहते हैं। माहौल में किसी भी तब्दीली को जो जिंदा चीजों के लिए नुकसानदेह है उसे पॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त जवाब पर निशानी दुरुस्त लगाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज काज ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी बीमारी फिजाई आलूदगी यानी एयर पॉल्यूशन की वजह से लाहक होती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी लंग्स कैंसर, यानी लंग्स कैंसर की बीमारी फिजाई आलूदगी की वजह से लाहक होती है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि फिजा में मौजूद जहरीली गैसें फेफड़ों की सरतान और एलर्जी का बाइस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द जर्म्स प्रेजेंट एंड इट काज टाइफाइड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में किस चीज में मौजूद जरासीम टाइफाइड का सबब बनते हैं। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सीवरेज वाटर, यानी सीवरेज का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, Which one of these is non biodegradable। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से कौन सी चीज नाकाबिल तहलील है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी पॉलीथीन बैग। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि जो मादे डिकम्पोजिशन के बाद मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं वो काबिल तहलील है, मसलन रोटी, चावल, गोश्त वगैरह। और जो मादे डिकम्पोजिशन के बाद सादा अज्जा में नहीं टूटते वो नाकाबिल तहलील है, मसलन पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बोतल वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, यानी ऑक्सीजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हमारी फिजा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसें सूरज की रोशनी को तो जमीन तक पहुंचने देती है मगर जमीन की हरारत को फिजा से बाहर नहीं निकलने देती है। तो इस अमल को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स काजेज मोस्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से कौन सी चीज या अमल सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी की वजह है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बर्निंग रबर, यानी रबर जलाना ये अमल सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी का सबब बनती है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है फिजाई आलूदगी की 3 बड़ी वजूहात ये है, नंबर फर्स्ट गाड़ियों से धुएं का इखराज, नंबर सेकंड फैक्ट्रियों से धुएं का इखराज, नंबर 3 ईंधन का जलना। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 5 है फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर्स, मादा में तिब्बी और किमियाई तब्दीलियां। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिजिकल और केमिकल चेंज की डेफिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल चेंज यानी वो तब्दीली जिसमें कोई नई चीज हासिल नहीं होती और केमिकल कंपोजिशन वही रहे, तो ऐसी तब्दीली को कहा जाता है फिजिकल चेंज। और नेक्स्ट है हमारे साथ केमिकल चेंज, यानी वो तब्दीली जिसमें एक नई चीज हासिल होती है, तो ऐसी तब्दीली को कहा जाता है केमिकल चेंज। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है टेक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब पर निशानी दुरुस्त लगाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि वो कौन सा अमल है जिसकी जरिए दूध दही में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी केमिकल चेंज, यानी किमियाई तब्दीली की जरिए
दूध दही में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई अ पर्सन पेंटेड हिज आयरन गेट। यहां पर इस सवाल में कहते हैं एक शख्स ने अपना लोहे का दरवाजा क्यों रंग किया। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, टू सेव फ्रॉम रस्टिंग, यानी जंग आलूद होने से बचाने के लिए। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि वो तब्दीली जो लोहे पर ऑक्सीजन और वाटर की अमल की वजह से होती है, इसको कहा जाता है जंग। और इसी क्वेश्चन में हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज विच आंसर इज मोर सुटेबल। यहां पर इस सवाल में कहते हैं कि ऊपर दी गई बयानात में से कौन सा बयान दुरुस्त है। तो यहां पर इन चारों बयानात में हमारे साथ चारों बयानात सही है, लेकिन यहां पर बेस्ट जो है वो 1 और 2 है। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द डिसॉल्विंग ऑफ शुगर एंड वाटर। यहां पर इस सवाल में कहते हैं कि कौन सा आंसर पानी में चीनी के हल होने को मुतासिर नहीं करेगा। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू ऐड साल्ट एंड वाटर, यानी पानी में नमक डालना पानी में चीनी के हल होने को मुतासिर नहीं करेगा। तो यहां पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज नॉट अ केमिकल चेंज। यहां पर इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से कौन सी कीमियाई तब्दीली नहीं है। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कागज की कश्ती बनाना कीमियाई तब्दीली नहीं है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि केमिकल चेंज किसे कहते हैं, यानी वो तब्दीली जिसमें कोई नई चीज हासिल होती है, ऐसी तब्दीली को कहा जाता है कीमियाई तब्दीली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट व्हेन मेटल एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। यहां पर इस सवाल में कहते हैं गर्म करने पर दांत के पहलने का अमल किस किस्म की तब्दीली है। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फिजिकल चेंज। ये एक तिब्बी तब्दीली है क्योंकि गर्म करने पर मेटल फैलता है और इससे कोई नई चीज हासिल नहीं होती। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। यहाँ पर इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 6 है, रोशनी और आवाज, यानी लाइट एंड साउंड। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब पर निशानी दुरुस्त लगाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज लाइट ट्रेवल इन एयर। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि रोशनी हवा में कैसी सफर करती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी रोशनी हवा में सीधी लाइन पर सफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑब्जेक्ट डज रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट यानी मुनक्किस करता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मिरर, यानी आईना, यानी मिरर सबसे ज्यादा रोशनी को मुनक्किस यानी रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं आवाज की रफ्तार सबसे ज्यादा किस में होती है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अ मेटल वायर, यानी दाती तार में आवाज की रफ्तार सबसे ज्यादा होती है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, आवाज तवानाई की एक किस्म है जो वेव्स की शक्ल में सफर करती है। आवाज वाइब्रेशन की वजह से पैदा होते हैं। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं तो इन पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से आवाज पैदा होती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज कॉल्ड नॉइस। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी आवाज शोर कहलाती है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रेशर हार्न,
यानी प्रेशर हॉर्न की आवाज शोर कहलाती है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ऐसी आवाज जो कानों पर नाखुशगवार असरात पैदा करे शोर कहलाता है। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन वाटर कम्स इन द वे ऑफ साउंड ट्रेवलिंग थ्रू एयर। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं अगर हवा में चलती हुई आवाज के रास्ते में पानी आ जाए तो यहाँ पर इस आवाज की रफ्तार किस तरह होगी। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, साउंड विल बिकम फास्ट। यहाँ पर इसमें कहते हैं अगर हवा में चलती हुई आवाज के रास्ते में पानी आ जाए तो इस इफेक्ट की वजह से आवाज की रफ्तार तेज हो जाएगी। यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 7 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिस। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है यानी टेक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब पर निशानी दुरुस्त लगाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंट्रोल बाय। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की बहाव को कंट्रोल करने के लिए हम किस चीज को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्विच। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की बहाव को कंट्रोल करने के लिए हम स्विच इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। करंट कैन इजीली पास थ्रू। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं किस मटेरियल में से करंट आसानी से गुजर सकता है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्टील पेपर क्लिप। यानी स्टील पेपर क्लिप में से करंट आसानी से गुजर सकता है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी पोल्स आर देयर ऑफ अ रिंग शेप मैग्नेट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं रिंग शेप मैग्नेट की टोटल कितने पोल्स होते हैं। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2। यानी रिंग शेप मैग्नेट के टोटल 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टेज अलोंग। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं आजादाना लटकाया गया मैग्नेटिस हमेशा किस डायरेक्शन में ठहरता है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी आजादाना लटकाया गया मैग्नेटिस हमेशा अमूदन या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच वन इज द ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा बयान दुरुस्त है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है अगर आपके साथ पोल सेम्स है तो सेम पोल हमेशा एक दूसरे को रिपेल्स करते हैं, जबकि मुख्तलिफ पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो और दूसरे का भी नॉर्थ पोल तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर आपके पास एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो और दूसरे का यानी साउथ पोल तो ये दोनों मुख्तलिफ पोल्स हैं, तो ये दोनों हमेशा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 8 है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी जमीन की साख। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है टेक द करेक्ट आंसर यानी दुरुस्त जवाब पर निशानी दुरुस्त लगाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ पार्ट 1 है द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि साख के लिहाज से जमीन के बाहर वाले यानी बैरूनी वाले हिस्से को क्या कहते हैं। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्रस्ट। यानी साख के लिहाज से जमीन के बाहर वाले हिस्से को क्रस्ट कहते हैं। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि साख के लिहाज से जमीन के अंदरूनी हिस्से को कोर कहते हैं। जमीन 3 मुख्तलिफ लेयर से बना है और उनके नाम ये है, नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3
कोर, और इसके साथ क्रस्ट की नीचे जो लेयर पाया जाता है इसको मेंटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ द सॉइल। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मिट्टी की बुनियादी अकसाम कौन कौन से हैं। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी सिल्ट, सैंड, क्ले, ये मिट्टी की बुनियादी अकसाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं पौधों की नशोनुमा के लिए कौन सी मिट्टी बेहतरीन है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेल्टी, यानी पौधों की नशोनुमा के लिए सिल्ट मिट्टी जो है ये सबसे बेहतरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं मिट्टी में मौजूद कीड़े मकोड़े और हशरात का क्या किरदार है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी मिट्टी में मौजूद कीड़े मकोड़े और हशरात का अहम किरदार ये है कि ये सब मिट्टी को नरम और हवादार बनाते हैं। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं जमीन पर ताजा पानी की मिकदार क्या है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अबाउट 1%, यानी जमीन पर ताजा पानी की मिकदार ये 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन द नेचुरल मैन्योर, यानी यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि कुदरती खाद में कौन सी चीज अहम होती है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मिनरल्स, यानी कुदरती खाद में नमकियात ये सबसे अहम होती है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। यहाँ पर इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 9 है स्पेस एंड सैटेलाइट्स। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है टेक द करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब पर निशानी दुरुस्त लगाए। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ पार्ट 1 है काउंटलेस शाइनिंग लाइट सीन एट नाइट ऑन द स्काई आर। इस सवाल में कहते हैं आसमान पर नजर आने वाली बेशुमार चमकती रोशनियां क्या होते हैं। सितारे होते हैं, चांद होते हैं, सियारे होते हैं, मुख्तलिफ फल्की अजसाम। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डिफरेंट हेवनली बॉडीज, यानी आसमान पर नजर आने वाली बेशुमार चमकती रोशनियां मुख्तलिफ फल्की अजसाम होते हैं। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जमीन के गेट एक चक्कर कितने अरसे में मुकम्मल करता है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 डे। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जमीन के गेट एक चक्कर एक दिन में मुकम्मल कर लेता है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था। पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द सिस्टम लोकेट्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं जमीन पर किसी भी किस्म का दुरुस्त महली वकू मालूम करने के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, GPS। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज सेंट इनटू स्पेस एंड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि खला में पहला मसनूई सैटेलाइट कब भेजा गया। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1957, यानी खला में पहला मसनूई सैटेलाइट 1957 को भेजा गया। यहाँ पर इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 10 है टेक्नोलॉजी एंड एवरीडे लाइफ, यानी रोजमर्रा जिंदगी में टेक्नोलॉजी। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है टेक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब पर निशानी दुरुस्त लगाए। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ पार्ट 1 है वी चेक द हॉरिजॉन्टल सरफेस लेवल। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं किसी भी
उप की सतह का लेवल चेक करने के लिए हम किस चीज को इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्पिरिट लेवल। यानी स्पिरिट लेवल उप की सतह का लेवल चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज अ मेसन यूज टू कीप अ वॉल वर्टिकल? यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं मैमार दीवार को सीधा रखने के लिए किस चीज को इस्तेमाल करता है? यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्लम लाइन। एक मिस्त्री दीवार को सीधा रखने के लिए प्लम लाइन को यूज करते हैं। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सेलाइन वाटर इज यूज्ड फॉर? यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं सेलाइन वाटर इस्तेमाल होता है या सेलाइन वाटर हम किस के लिए इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए में है यानी जख्म धोने के लिए, ऑप्शन बी में है मरीज की पीने के लिए, ऑप्शन सी में है हाथ धोने के लिए, ऑप्शन डी में है नहाने के लिए। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी जख्म धोने के लिए। यानी सेलाइन वाटर हम जख्म धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ऑयल गैस इज यूज्ड? यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं जरासीम से पाक जलीदार पट्टी हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यानी जरासीम से पाक जलीदार पट्टी हम जख्म पर मरहम पट्टी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द इमरजेंसी फोन कॉल नंबर इज? यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं इमरजेंसी हेल्पलाइन के लिए हमारे मुल्क में कौन सा नंबर यूज किया जाता है? यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1122। इमरजेंसी हेल्पलाइन के लिए हमारे मुल्क में फोन नंबर 1122 यूज किया जाता है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।